हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के कई सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें मैं सोच रहा हूं कि उनकी क्लास कर दूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगे। देखिए, जैसे ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बच्चों को डाउट इस प्रश्न में भी है। रोलर वाले प्रश्न में काफ़ी डाउट है, और एक ये आपका चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप अभी बेहतर से बेहतर अप्रोच सीखेंगे कि कैसे इसको कम से कम समय में किया जा सके। तो ये आपको आस्क योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट की सीरीज में आपको ये कराया जा रहा है। आपके क्वेश्चंस का और आपके डाउट को दूर करने की श्रृंखला है। ठीक है, तो चलिए आपके डाउट को दूर करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, आपको देखिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ABCD कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की बाउंड्री पर ABCD चारों बिंदु है। इससे जो त्रिभुज की संरचना होगी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष कहां होते हैं? वृत्त की बाउंड्री पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यदि कोण DBC 60 है। DBC कहां बन रहा है? D से चलिए, जैसे इसने लिखा है वैसे ही चलना प्रारंभ करिए। DBC हमेशा बीच में जो आता है अक्षर उसी जगह पर कोण बनता है। जैसे DBC देखिए तो B पर बन रहा है, ये 60 है। और CAB, अब देखिए C से चलिए, CA और फिर B की तरफ, C से चलेंगे A से B, तो ये बीच में कोण बन रहा है। देखिए बीच वाला A पर कोण बन रहा है ना, जो बीच वाला लेटर होता है वहीं कोण बनता है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये 50 बना। तो x का मान बताना है। अब सिंपल सी बात है, x देखिए यहां पर है और x को यहां से लेकर के यहां तक पूरा, ये देखिए ये पूरा बताया गया है x, ये आपका x है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाते हैं और इसको ट्राई करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक हमने वृत्त बनाया, इसमें देखिए ऐसे एक लाइन ये है, यहां पर A लिखा गया है, यहां पर B लिख देते हैं, और एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, इसको फिर मिला दिया गया है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD तैयार हुआ। ABCD है ना, ऐसे आपका फिगर बना हुआ है, फिर इनको मिलाया गया है। ठीक है, A से C को और B से D को मिलाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पूरा कोण X है। ठीक है, ये वाला आपका इतना पार्ट, आधा ही पार्ट, देखिए यहां से इतना ही पार्ट 60 है, ये वाला इतना पार्ट आपका 50 है ना। ठीक है, अब आपको ये x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, उस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। आपको मैंने 2-3 ऐसे नियम बताए थे, उसमें से एक नियम को मैं पहले अभ्यास कराता हूं, फिर इस प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते, ताकि आपकी समझ अच्छी हो। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई ये वृत्त है, इस वृत्त में कोई भी मैं ऐसे एक जीवा खींचता हूं, इसको जीवा कहते हैं ना, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इसने इस वृत्त को, इस जीवा यानी रेखा ने, मान लीजिए हम इसका नाम AB रख देते हैं, इस रेखा ने इस वृत्त को दो भागों में बांटा। एक है लघु वृत्तखंड, छोटा वाला, लघु का मतलब छोटा, ये जो नीचे दिख रहा है छोटा सा पार्ट, और एक ये बड़ा वाला पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये दो वृत्तखंड बनते हैं। दो वृत्तखंड किसने किए? इस जीवा ने किए। अब अगर इसमें कहीं भी कोई कोण बन रहा हो, मान लीजिए ऐसे, देखिए ध्यान से, इन्हीं रेखाओं के द्वारा देखिए, यहां पर ये कोण जो बना और ये कोण, ये हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, क्योंकि समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। समान वृत्तखंड कहने का मतलब, देखिए ये जो रेखाखंड थी AB, इधर नीचे वाला ये जो खंड था, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, और ऊपर वाला जो हिस्सा था, ये जो बड़ा वाला जहां ये कोण बन रहा है पूरा एक, भाई इस वृत्त में दो हिस्से थे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये दीर्घ वाला है और ये लघु वाला है, छोटा। तो इसमें देखिए दीर्घ वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, यहीं से बन रहे हैं, इसलिए ये कोण बराबर माने जाएंगे हमेशा। अब अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं तो क्या दिक्कत है? कोण तो ये वही है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज भी बन गया। अब ऐसा ही कुछ ये संरचना बनाई गई है। अब चलिए इस संरचना में इस बात को ढूंढने की कोशिश की जाए कि कौन कौन से कोण समान होंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट के लिए, अगर देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं और देखिए यहां से मैं इस रेखा को मिटा दूं, देखिए मैंने मिटा दी। अब आपको साफ दिखने लगा होगा ऐसी संरचना। यहां देखिए, जैसे यहां पर था, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, ठीक वैसे ही यहां वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये समान वृत्तखंड में है। इस बार ये वाला जो वृत्त है, मैं आप देखिए यहां से ध्यान दीजिए, ये वाली रेखा दिखे, BC वाली रेखा, ये B है, ये C है,
इस वाली रेखा को देखिए, और ये ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, देखिए ये वाला, बिल्कुल। तो यहां जो कोण बन रहा है वही यहां बनेगा, यहां 50 बन रहा है तो यहां भी 50 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समान वृत्तखंड में बने कोण हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि यहां वाला कोण भी 50 हो जाएगा। अब तो देखिए, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये त्रिभुज है पूरा, देखिए त्रिभुज का नाम दीजिए BCD, ये वाला त्रिभुज उठाइए, केवल इतना वाला त्रिभुज अगर हम उठाएं, ये वाला देखिए, यहां पर D वाला पॉइंट है और यहां पर C वाला पॉइंट है और यहां पर B वाला पॉइंट है। मैं इस त्रिभुज को उठा रहा हूं केवल DCB, ये वाला। तो यहां पर x है जो आपको ज्ञात करना है, यहां पर 60 है और ये आ चुका है 50। अब आप बताइए जरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर जोड़े जाएंगे 50, 60 और x मिलके, तो ये 180 के बराबर होगा। 50 और 60 110 होगा, 110 प्लस x 180, तो x बराबर 110 को उधर माइनस कर दीजिए, 180 में खत्म, 180 माइनस 110 बराबर 70। इसका 70 मान आ गया। लग गया प्रश्न? कोई दिक्कत? मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मैंने अलग अलग तोड़ के ब्रेक करके भी समझा दिया है। आप इस प्रश्न को ऐसे अलग अलग आकृतियां नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट लिखते जाएंगे। आप कैसे लिखेंगे ये तो स्टेप आपको करनी ही है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप बोलेंगे इस कोण का नाम क्या है, देखिए BAC। आप बोलेंगे कोण BAC बराबर होगा BDC के, BDC के, कोण BDC, देखिए BDC, ये वाले दोनों बराबर होंगे, दोनों ही कितने होंगे? 50 के। क्यों? इसका कारण दे दीजिए, यहां लिख दीजिएगा एक छोटा सा एक वाक्य कि समान वृत्तखंड के कोण है, समान वृत्तखंड के कोण है, क्योंकि ये समान वृत्तखंड के कोण है इसलिए बराबर होंगे। अभी मैंने आपको सिखाया। इस पर आप कहिएगा, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं चक्रीय चतुर्भुज की एक क्लास करवा दूंगा एग्जाम के पहले, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। अब आप, ये कौन सा त्रिभुज था, किस त्रिभुज में आपने काम किया? त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम था BCD। इस त्रिभुज जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो आपने किया है, ये किस त्रिभुज में किया है? त्रिभुज BCD में। इस त्रिभुज में आपने काम किया और ये तीनों का योगफल 180 रखा, आपका आंसर आ गया, खत्म। इतना ही काम था, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न था, केवल समझदारी होनी चाहिए, ठीक है? मैंने ये वाली लाइन मिटाई है, आपको मिटाना नहीं, आपको समझाने के लिए मिटाया था कि क्यों यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर क्यों होगा, ठीक है? आपको मैंने यहां से अच्छे से दिखा दिया, अलग अलग करके एक एक पार्ट। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न अब समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, ओके। आपका डाउट दूर हो जाना चाहिए। आप लोग जिनका जिनका ये डाउट था वो लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपका डाउट दूर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। और आगे देखते हैं फिर जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर। देखिए रोलर का व्यास दिया, रोलर कैसा होता है? बेलनाकार। रोलर का व्यास यानी डायमीटर कितना है? 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला दिया हुआ है वह लंबाई 2 मीटर, इसकी लंबाई 2 मीटर है। देखिए लंबाई बोले, आप इस बात को देखिए, जैसे ये रोलर है, आप देख रहे हैं ये बेलनाकार भी है और रोलर ऐसे होता भी है बेलनाकार। तो ये रोलर अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो आप देखिए इसकी ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई आपको दिख रही है। अगर इसको ऐसे कर देता हूं तो यही लंबाई है, मतलब बेलन की लंबाई भी वही होता है और उसी को सीधे खड़े रूप में देखते हैं तो ऊंचाई बन जाता है। मतलब बेलन की लंबाई कहें या ऊंचाई कहें वो एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसी लंबाई को ही आप ऊंचाई h रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कि 2 मीटर दी गई है। कई लोगों को तो इतने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोचते हैं लंबाई का तो कोई रोल ही नहीं है, लंबाई ही बेलन की ऊंचाई है। जब वो बेलन लेटा हुआ है इस तरीके से तो लंबाई है, ऐसे कर देंगे तो ऊंचाई बोल देंगे, और क्या, ठीक है। अब ये बोला गया है वह लंबाई 2 मीटर, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर, तो आपको बताना है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, आपको 50 चक्कर लगाने। अब खैर चलिए अभी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कितने वर्ग मीटर चलेगा, यहां लिखा 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो इसका मतलब आंसर वर्ग मीटर में देना, जबकि यहां ये तो मीटर में है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। इसको पहले मीटर बना लीजिए। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, आप सभी जानते हैं। एक एक जीरो कट जाएगा, आप देखेंगे 7/10 इतना ही ले लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। इतना मीटर हमने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये बताइए, आपको बताना है 50 चक्कर में। आपसे मैं पूछूं एक चक्कर क्या होगा? एक चक्कर किसी भी बेलन का, किसी भी रोलर, कोई रोलर ऐसा बना है, इसका एक चक्कर का मतलब हुआ इसी की अपनी ये जो कर्व वाला सरफेस है, देखिए इसका, इस बेलन का एक चक्कर मतलब ये जो इसी का सरफेस आप देख रहे हैं ये वाला, इसी का ये सरफेस एक बार ये घूमेगा तो इसका एक चक्कर माना जाएगा। और ये जो सरफेस है गोल वाला,
जो घूमता ऐसे चलेगा ना, रोलर ऐसे चलेगा, तो ये जो घूम रहा है इसका एक चक्कर पूरा इसके एक वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। इस भाग को क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब जो घूमा हुआ, वक्र यानी कर्व जैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो ये जो घूमा हुआ गोल वाला भाग है, ये जब एक बार घूमेगा तो एक चक्कर, यानी एक चक्कर बराबर, आप खुद ही समझ लेंगे कि एक चक्कर, रोलर का एक चक्कर बराबर इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है ना, मतलब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को एक चक्कर कहेंगे। इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। ये एक चक्कर, तो आपको कितने चक्कर लगाने हैं? 50 चक्कर में बताना है। तो एक चक्कर में अगर इतना है तो 50 चक्कर में 2πRh गुणे 50 कर देंगे, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी में सब मान रख दीजिए जरा। 2π का मान रखिए 22/7। R देखिए त्रिज्या आपकी कितनी बनी है? 7/10। सॉरी, ये व्यास था, ठीक है। आपको देखिए यहां पर व्यास था, तो थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। इसको मैं फिर से समझा देता हूं। यहां पर देखिए, पहले ध्यान नहीं दिया गया। ये व्यास है 70 सेंटीमीटर, तो व्यास को पहले त्रिज्या बनाएंगे तो आधा करेंगे, है ना। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 70 कटेगा 2 तो आएगा 35 सेंटीमीटर आपका आया। और क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इस 35 को 100 से भाग कर लेंगे तो 35/100 ये मीटर बन जाएगा। अब आप इतना ही मान रखेंगे, ये त्रिज्या, क्योंकि आपको जो लेना है वो व्यास नहीं लेना है, वो त्रिज्या लेना है, ठीक है। तो आप यहां से व्यास वाले हिस्से को हटा दीजिए, यहां लिख दीजिए त्रिज्या। त्रिज्या तो बना लेंगे ना, त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं। जो व्यास दिया था 70 उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए R यानी कि त्रिज्या की जगह आया कितना? 35/100, ठीक है, गुणे h ऊंचाई कितनी थी? 2 मीटर, 2 रख दिया, और यहां साथ में 50 है। अब देखिए 50 दूना 100 होता ही है, 100 पूरा काट लीजिए, खत्म यहां से। और 7 से 7 एकदम 7, 7 25 35 काट दीजिए। तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 22 गुणे 5, 5 दूनी कितना होगा? 10, 10 गुणे 22, इसका मतलब 220 वर्ग मीटर। इसी को मीटर स्क्वायर बोले या वर्ग मीटर बोले, क्योंकि सब मीटर में था इसलिए 220 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय करेगा 50 चक्कर में। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये भी प्रश्न आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। बस यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये था बेलन का यानी रोलर का व्यास। व्यास क्या होता है? देखिए, ये किसी भी वृत्त में व्यास ये पूरी रेखा होती है, और आधा आधा ले लेते हैं तो त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है आधा आधा। व्यास पूरा 70 था, तो इसका मतलब 35 त्रिज्या आधी आधी हो जाएगी। तो ये तो 35 लेकिन सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को 100 से भाग किया, मीटर बन गया। क्योंकि हमें उत्तर इसने बोला था वर्ग मीटर में बताना था, इसलिए हमने सबको मीटर बना के, और एक चक्कर, रोलर का एक चक्कर बराबर इसका वक्र पृष्ठ। ये जो रोलर है इसका एक चक्कर मतलब इसका वक्र पृष्ठ कितना है? वो होता है 2πRh, सूत्र आप जानते हैं। तो 50 चक्कर मतलब 50 से 2πRh 50 से गुणा कर दिया गया। अब बस इसमें मान रख के केवल सॉल्व कर दिया गया, आपका आंसर आ गया। मुझे आशा है अब आपको इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, विधिवत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और एक बात इसके साथ ये भी कि कई प्रसिद्ध पुस्तकों में इसकी अप्रोच गलत की गई है, आप देख लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास वो पुस्तक होती है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अब कारण भी बताऊंगा। आंसर तो सही निकाला है, क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, लेकिन आप में वो चैप्टर ही नहीं है जिस विधि का उन्होंने प्रयोग किया है। क्योंकि एग्जामिनर एक एक चीज ध्यान देता है, आपको उस विधि का प्रयोग करना है जो आप में चैप्टर है, सिलेबस है। भाई आप इस एक क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के प्रश्नों में। ये आपको सीधे समझना है कि आप में एक चैप्टर है युगपत समीकरण, तो उसमें 2 चर वाले समीकरण होते हैं, x और y लेकर के आप बनाते हैं। 2 समीकरणों के माध्यम से इसको सरल करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। जबकि कई प्रसिद्ध पुस्तकों में आप देखेंगे, जो आपकी कई प्रसिद्ध पुस्तकें आपके पास होती हैं जिनसे आप अध्ययन करते हैं, उसमें इसको सॉल्व किया कि केवल एक x मान करके। वो सॉल्यूशन सही है, वो हल सही है, प्रश्न सही लगा है, किंतु वो उसका लगाने का तरीका सही नहीं है। कारण है क्योंकि ये युगपत समीकरण का है, 2 समीकरण बना के सॉल्व करना ही उचित होगा। आप पे वही चैप्टर है, उसी से आपको करना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि पहले एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। सबसे पहले 700 को 2 भाग में बांटना, तो हम मान लेते हैं कि 700 जो 2 भागों में बटेगा, माना पहला भाग हम अपनी तरफ से कर लेते हैं कि भाई चलो पहला जो भाग होगा इसका वो x होगा, और दूसरा भाग जो बट के आएगा वो y होगा।
मान लिया कि जो 700 के दो भाग है x और y है, तो इसमें अब देखिए तुरंत ही आप जान जाएंगे कि x और y मिला के 700 होगा। पहला समीकरण तो यही बन जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इसी 700 को दो भागों में बांटा है, x और y में हमने माना पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, तो इनको मिला के 700 होगा, क्योंकि 700 को ही तो बांटा था। एक समीकरण देखिए बन के आ गया। दूसरा समीकरण जैसा जैसा प्रश्न ने कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा है हम वो ध्यान देते हैं। चलिए, प्रश्न ने कहा है एक भाग का 40%, मतलब मान लेते हैं x पहला भाग है, हम ऐसे लिख ही देते हैं बाकायदा, जैसे वो बोल रहा है वैसे मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आप ध्यान दीजिए इस जगह पर। एक भाग यानी मान लेते x का 40%, उसने कहा एक भाग का 40% वो बराबर है, किसके बराबर है? देखिए ध्यान से, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। जैसे लिखा जाता है, कई बच्चे इस जगह स्टेटमेंट बनाने में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि 80 अधिक इस तरफ करें कि 80 को प्लस इस तरफ करें। तो अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि ये उल्टा सर उल्टा कर रहे हैं, वास्तव में ये उल्टा नहीं, सही तरीका यही है, जैसा स्टेटमेंट लिखा गया है वैसे ही लिखते जाइए। देखिए कैसे करेंगे हम। एक भाग का 40%, यहां तक पहुंच गए, हमने लिखा तो एक भाग मैंने पहला वाला x है तो हमने कहा x का 40% बराबर है, मतलब बराबर का चिन्ह किसके बराबर है? दूसरे भाग के 60%, मतलब y के 60% से 80 अधिक, से 80 अधिक, इसमें प्लस 80। बस जैसा बोला था, ये जरूरी नहीं आप 80 को इधर मत सोचिएगा कि 80 इधर प्लस होगा, नहीं, जैसा बोला गया वैसा करिए। तो क्या बोला गया है? जैसा उसने कहा था एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, मतलब एक भाग का 40% बराबर है दूसरे भाग के 60% से 80 ज्यादा। ठीक, सिंपल सी बात है, ऐसा लिख दिया गया। मुझे आशा आप जो लोग ध्यान दे रहे होंगे वो उनसे अब कभी गलतियां ऐसे प्रश्नों में नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए x का 40%, का की जगह गुणा लगाया जाता है, 40% प्रतिशत हटा के नीचे बटे में 100 आएगा, बराबर y का 60%, ऐसे ही y का की जगह गुणा लगाएंगे, 60% का चिन्ह हटा के उसी संख्या के नीचे 100 लिया जाता है, प्लस में 80। ये एक एक जीरो यहां से कटा, एक एक जीरो ये वाला कटा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इधर देखिए आपका आया 2x बटे 5, और बराबर इधर से देखिए 2 से कटेगा 2 3 6, 2 पंची 10, यहां से 3y बटे 5 और प्लस में इधर 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर से एलसीएम लेना आपको आता है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 2x बटे 5, या देखिए एक तरीका ये भी बहुत आसान है, ऐसे आप एलसीएम लीजिए यहां से, या फिर इस x और y वाले को एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहां से 2x बटे 5 है, इस वाले को इधर लेके चले आइए, क्योंकि x और y में समीकरण बनाना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, इधर आपका केवल 80 बचेगा। दोनों का हर बराबर है, तो अब आप देखिए ऊपर वाला ऐसे ही 2x माइनस 3y रहेगा, नीचे टोटल बटे 5 लिख सकते हैं, दोनों का बराबर है तो टोटल में लिखा जा सकता है। फिर आगे देखिए इसी को 2x माइनस 3y बराबर, ये जो 5 बटे में है इसके साथ गुणे में हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी ये हो जाएगा 8 पंचे 40 मतलब 400। ये आपका समीकरण नंबर 2 तैयार हुआ। अब मैं समीकरणों का ये प्रक्रिया को मैं हटा दूंगा बीच में, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों समीकरणों को एक साथ लिख के सॉल्व करेंगे ताकि स्पेस जगह बन जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण 2 मेरे तैयार है, अब इनको मैं सरल करना आपको बताऊंगा। एक समीकरण मेरा ये तैयार है और एक समीकरण आप देख रहे हैं यहां पर ये तैयार है। ओके, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए अभी तक का, और ध्यान से जिनको प्रॉब्लम हो वो दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी देखते हैं और तुरंत कमेंट करने लग जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। पहले आप पूरा वीडियो फिर से देखिए, आपका आंसर उसी वीडियो में ही सब छुपा हुआ है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया गया होता है। चलिए मैं हटाता हूं, अब मैं इन प्रक्रिया को हटा रहा हूं बीच से जो किया गया है ताकि जगह बन जाए। अब मैं दोनों समीकरणों को लिखता हूं आसपास। यहां पर x प्लस वाई बराबर 700 था, यहां पर आपका 2x प्लस 2x माइनस 3y क्या आया है, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 400 आया है। ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अब यहां से। अब देखिए आराम से दोनों समीकरण आपके पास है, सरल कर दीजिए। x y जो आ जाएगा वो वही पहला दूसरा भाग होगा। अब आप देखेंगे, आपको मैंने सिखाया है कि जब भी दो समीकरण सरल करने होते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग अगर करें तो उसमें x या y को बराबर होना चाहिए, जिसको गायब करना वो बराबर होना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां 2x, अगर मैं x को हटाता हूं तो 2 से गुणा करेंगे इसमें,
ठीक है। अब अगर मैं पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो ये सब क्या हो जाएगा, पूरा यहां 2x हो जाएगा आराम से और x बराबर हो जाएगा। जैसे आप ध्यान रखिए आपको जिसको हटाना है, जैसे मैंने माइंड में सोचा कि मुझे x को हटा देना है, मुझे x को हटा देना है, तो अगर मुझे x को हटाना है तो दोनों जगह x, यहां भी 2x हो यहां भी 2x हो, माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण में, ये जो पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तभी तो ये 2 से जब गुणा होगा तो 2x बनेगा। तो देखिए नया समीकरण फिर बनके क्या आएगा, नया समीकरण बनके आएगा 2x और प्लस का 2y, पूरे में गुणा होता है जब भी गुणा किया जाता है, और 7 दूनी 14, 1400। ये अब ये वाला समीकरण बनके ये आ गया। दूसरा समीकरण इसके नीचे नोट कर लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 400। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इनको लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही आप लिखेंगे घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, हमेशा ये नियम होता है। ये 2x और ये 2x खत्म, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ देखिए प्लस प्लस दोनों हो गए। अब ये माइनस का 3y नहीं रहा, ये प्लस हो गया, तो 3 2 5y हो जाएगा, और इस तरफ देखिए 1400 में 400 हो जाएगा, तो आपका 1000 बचेगा। तो अब आप देखिए y बराबर 1000/5 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, मतलब आप देखेंगे 200 आया, y का मान 200 आया, y का मान आपका 200 आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, y का मान समीकरण इस वाले 1 में रख देता हूं, क्योंकि वो छोटा समीकरण है। 1 में रखने पर, जो समीकरण छोटा हो वहां रखिए तो कैलकुलेशन कम होगी। 1 में रखने पर तो वो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 700, इसमें y की जगह पर रखेंगे 200 बराबर 700, ये 200 प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, इसका मतलब 700 में ये 200 माइनस होकर के आंसर आ जाएगा कितना, 500। x का आंसर आ गया 500, y का 200। आप जान रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से लग भी गया है। अगर मैं आपको बात करूं कि इसको आप चेक करना कैसे जाने कि आपने सही किया या नहीं किया, तो आपको मैं चेक करना भी सिखा देता हूं इस जगह पर, कि आप इसको देखें कि ये सही लगा या नहीं। क्योंकि कई जगहों पर गलत मिलता है तो आप लोग मानते हैं कि वो सही है क्योंकि वो किताब में लिखा है ना, ऐसा नहीं होता। देखिए हम चेक कैसे करेंगे, हमारे 2 भाग आए, एक आया x बराबर आया 500, ठीक है, और y बराबर आया 200। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि एक भाग का 40%। तो चलिए 500, एक भाग 500 है, 500 का 40% निकाल लीजिए। 500 का 40% ऐसे निकालेंगे, 40/100, ये तो आपको मालूम है, 2 जीरो कट गया, कितना आया 200, यानी 500 का 40% कितना निकला 200। और इसने कहा था दूसरे भाग का, देखिए क्या बोला था, दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग आपका 200 है तो इसका 60% जरा निकालिए, तो 200 का 60% ऐसे निकाला जाएगा। देखिए आराम से, ये कितना आया, 6 दूनी 12, 120। अब देखिए दोनों में पहला वाला भाग दूसरे वाले भाग से 80 ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अपने आप देखिए 120 में 80 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो आराम से आपको यही कहा गया था कि 80 अधिक है। आपका आंसर एकदम सटीक है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोनों का अंतर 80 ही है, एक भाग दूसरे भाग से 80 ज्यादा है, यानी आपने एकदम सही आंसर निकाला है। आपको एक भाग 200 और एक भाग 500 आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे आशा है अब आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही ढंग से समझ में आए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है बेहतर तरीके से आपको समझाने का। आप सब लोग ऐसे ही अपने कमेंट्स, मुझे अपने डाउट्स भेजते रहिए। मैं एग्जाम टाइम में आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे जहां लगता है कि ये प्रश्न ज्यादा जरूरी है वही मैं बताता हूं, क्योंकि उसमें वो आने के चांसेस, जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया था, तो मुझे लगा बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसको बताएं। और देखिए पुस्तक में सही अप्रोच भी नहीं है, किसी किताब में सही अप्रोच भी नहीं है। उन्होंने युगपत समीकरण तो लगाया ही नहीं, उन्होंने तो सीधे सिंगल एक ही चर मान के कर दिया। मैं उसको फटाक से करवा सकता हूं, लेकिन उससे क्या फायदा है, सही तरीका भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे तो पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये एग्जाम आप कर लीजिए, फिर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप रेगुलर स्टडी करने पर फोकस करिए। जो भी क्लासेस आए, जैसे कि चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर की क्लास क्यों ना हो, आप उसको करिए। कारण ये उन क्लासेस से आपको आगे बच्चों को पढ़ाना भी है। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सारी सब्जेक्ट लगभग आनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप अकेले 1-2 टीचर मिलकर पूरा एक स्कूल संभालेंगे, उनमें कितने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होगा। उन बच्चों को आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ तो सिखाएंगे। आजकल देखते हैं आप कितना सोशल मीडिया पे एक से एक टीचर की वीडियोस आती हैं
न्यूज चैनल वाले पहुंच जाते हैं, कभी भी डीएम एसडीएम जांच करने पहुंच जाते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि केवल नौकरी पाके आप मौज करेंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, होता है जनरली लोग आराम कर पाते हैं लेकिन कभी फंस भी जाते हैं और ये अच्छा नहीं। आप सोचिए अगर आपको सरकार पैसे दे रही है, आप पूरा दिन उस बच्चों के साथ इस विद्यालय में है, तो अगर आप थोड़ा उनको पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, आपके हाथ में उस गांव के, उस क्षेत्र के, जहां भी आपकी ड्यूटी होगी, जहां आपको विद्यालय मिलेगा, उस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों का भविष्य होगा आपके हाथ में। आप उनको बना सकते हैं या आप उनको बर्बाद कर सकते हैं। तो आप अच्छी शिक्षा लीजिए। मेरे चैनल के माध्यम से मैं जितना आपका सहयोग कर सकूंगा करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा बेहतर से बेहतर तरीके से। और चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आए, सेकंड आए, थर्ड, किसी सेमेस्टर की क्लास आए, आप उसको क्लास करिए, क्योंकि वो सारा मैथमेटिक्स वही 6, 7, 8 क्लास का सब कुछ होता है उसमें। और दूसरा आपको भी टेट सीटेट सुपर टेट देना है, टेट सीटेट सुपर टेट में भी वही सब पूछा जाता है। तो उसके लिए किसी एक सेमेस्टर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। और डीएलएड के जो 4 सेमेस्टर हैं उनका इतना अच्छा डिवीजन है, इतना अच्छा कोर्स है, अगर आप वो सारा पढ़ लेंगे तो आप टेट सीटेट सुपर टेट के लिए भी बहुत ही योग्य हो जाएंगे। लगभग 70% तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। बस थोड़ा बहुत और चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग हैं, करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस एग्जाम के बाद मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग अब कभी भी वीडियो क्लासेस आए, आपको देखना है। इसलिए नहीं कि आपको मेरा टाइम बढ़ाना है, देखना है, मुझे इसकी परवाह नहीं है उतनी। मुझे ये परवाह है कि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें, सीखें। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो कुछ बेहतर प्राप्त करें और आगे बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दें। सोचिए अगर आपने अच्छी शिक्षा दी बच्चों को तो शायद वो प्राइवेटाइजेशन, जो आजकल इतने प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स इतनी फीस लेते हैं, गांव में बच्चे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। अगर आप लोग उनको अच्छी शिक्षा सरकारी माध्यम में यानी सरकारी विद्यालयों में ही दे देंगे तो कितना बेहतर होगा। शायद एक बार जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वो भी, मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे घरों के बच्चे, वीआईपी बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने जाएं, ऐसा कुछ हो जाए माहौल। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें ही शिक्षा का प्रतिनिधित्व करें। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर रह करके शिक्षा को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम पे और आप पे निर्भर करता है। अगर हम अभी से सुधरेंगे तो 5 साल 10 साल में ये एक बड़ी क्रांति के रूप में आप सामने आएगा और हर एक सरकारी विद्यालय किसी भी प्राइवेट विद्यालय से कमजोर नहीं होगा। हर एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा पाने से वंचित नहीं रह पाएगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। सभी प्रकार के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और बेहतर सोच होगी, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप सब सोचिए, इस बात पर विचार करिएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है अब से जब लेक्चर आएंगे, वीडियोस, आप एग्जाम के बाद कंटिन्यूटी से अध्ययन कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का क्यों ना हो, क्योंकि तब आपके पास टाइम होगा। आप सीखने पर ध्यान दीजिए। जब आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।